हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 7 द इंटरव्यू। चैप्टर 7 द इंटरव्यू 12th क्लास CBSE बोर्ड, 12वीं क्लास CBSE बोर्ड, चैप्टर 7 द इंटरव्यू। दो पार्ट में है ये। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism। 130 वर्ष पहले अपने आविष्कार से साक्षात्कार पत्रकारिता का एक सामान्य भाग बन चुका है। टुडे आज ऑलमोस्ट लगभग एवरीबॉडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लिव्स। आज लगभग हर किसी ने जो शिक्षित है अपने जीवन के किसी बिंदु पर कोई साक्षात्कार पढ़ा होगा। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का सालों से साक्षात्कार लिया जा चुका है। उनमें से कुछ को दोहराया जा चुका है। सो इट कहाँ पहुँचा था? हाँ, सो इट इज हार्डली surprising that opinions of the interview of its function। इसलिए यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि साक्षात्कार की धाराएं इसके कार्यों के बारे में विभिन्न और गुड मेथड एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली, इसके कार्यों के बारे में विधियां और गुण भिन्न भिन्न रूप से विचारणीय हैं। सम माइट मेक क्विट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फ्रॉम ए श्योर ऑफ ट्रस्ट एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। कुछ शायद इसके बारे में अत्यंत विवेकशून्य दावे करते हैं कि यह सर्वोच्च रूप से सत्य का स्रोत है, व्यवहारिक है, एक कला है। अदर एजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवांटेड इंट्रक्शन इनटू देयर लिव्स। दूसरे प्रायः प्रसिद्ध हस्तियां जो अपने आप को इसका शिकार मानती हैं, शायद साक्षात्कार को तिरस्कृत रूप में देखती हैं, जैसे कि यह बिना आज्ञा के जीवन में की गई घुसपैठ है। आर फील दैट ए समहाउ diminishes them just as in some primitive culture it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul। अथवा महसूस करते हैं कि किसी प्रकार से यह उन्हें समाप्त करना है, जैसे कि आदिकालीन संस्कृतियों में यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति का छायाचित्र ले लेता है तो यह सीधा उस व्यक्ति की आत्मा को चुराना है। वीएस नायपुरल फील दैट सम पीपल आर wounded by interview and lose a part of
themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interview and never consented to be interviewed. वीएस नायपाल महसूस करते हैं कि कुछ लोग साक्षात्कार के द्वारा घायल हो जाते हैं और अपने स्वयं का एक हिस्सा खो देते हैं। एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता लेविस कैरोल के बारे में कहा जाता है कि वे इट 1 मिनट स्टूडेंट 1 मिनट was he horror of being lynched, which made him thus repel, would be acquaintance interview and the persistent petition for his autograph, and he would afterward related 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा मुझे टाइम दो, खुजली हो रही है, खुजला लूँ। देखो, was his horror of being lynched, which made him thus repel, would be acquaintance interviews and the persistent petitions for his autograph, and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता लेविल करोल के बारे में कहा जाता है कि वे साक्षात्कार लेने वाले से भयभीत रहते हैं और वे कभी भी साक्षात्कार देने के लिए राजी नहीं होते थे। यह उनका बड़े हो जाने का भय था, जिसने उन्हें अपने मित्रों, साक्षात्कारताओं और उसके हस्ताक्षर लेने के हठी प्रार्थियों से प्रतिकर्षित कर दिया, और वह बाद में बड़ी शांति और खुशी से इन सभी लोगों को चुप कराने में अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। रुद्रयार्ड किपलिंग express an even more condemnatory attitude toward the interview. रुद्रयार्ड किपलिंग साक्षात्कारताओं की तरफ और भी अधिक दोषपूर्ण भाव रखते थे। His wife Caroline writes in her diary for 14 अक्टूबर 1892 that their day was week, क्या लिखा छप मिट गया है, to reporter from Boston. उनकी पत्नी कैरोलिन अपनी डायरी में लिखती हैं कि 14 अक्टूबर 1892 को उनका दिन बोस्टन से आए 2 पत्रकारों द्वारा भिन्न कर दिया गया था। She reports her husband as saying to the reporter, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral." वह पत्रकारों से कहती हुई अपने पति को सूचित करती हैं, मैं साक्षात्कार देने से क्यों डरती हूँ, क्योंकि यह अनैतिक है।
यह एक अपराध है, मेरे ऊपर किए गए एक हमले के समान अपराध है। इट इज ए क्राइम, यह एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, एक आक्रमण की तरह है और एक सजा देने योग्य है। एज एन assault and just as much merits punishment. It is cowardly and vile, यह कायरतापूर्ण कृत्य और अधम कार्य है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति इसके बारे में बात नहीं करेगा और इसे छोड़ देगा। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क एट, कोई भी सम्मानित व्यक्ति इसके बारे में बात नहीं करेगा। मच लेस गिव इट, और इसे छोड़ देगा। एट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. फिर भी किपलिंग ने स्वयं इस प्रकार का आक्रमण मार्क ट्वेन पर कुछ वर्ष पूर्व किया था। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interview, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. H.G. वेल्स ने 1894 में एक साक्षात्कार के दौरान इसे एक अग्नि इस प्रकार का आक्रमण मार्क कहाँ पहुँच जाता हूँ मैं, चलो छोड़ो, दौरान इसे एक अग्नि परीक्षा माना गया, किंतु वह एक अच्छा और बार बार साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति था, और 40 वर्ष पश्चात उसने स्वयं को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए पाया। सोल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड आर सिविलर ओकेशनल नेवर देलेस once described interview as being like thumbprints on its windpipe. साल विल्लो, जिसने कि कई अवसरों पर साक्षात्कार दिया था, इसके बावजूद उसने एक बार साक्षात्कार को उसकी श्वास नली पर अंगूठे की छाप के समान वर्णित किया था। Yet despite the drawback of the interview, it is a supremely survival medium of communication. फिर भी साक्षात्कार के इतने अवगुणों के बावजूद भी यह संचार का उपयोगी माध्यम है। These days, इन दिनों, more than at any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through. इन दोनों दूसरे अन्य समयों की तुलना में हमारे समकालीनों के सबसे अधिक प्रभाव साक्षात्कार द्वारा ही ज्ञान होते हैं। डेनिस ब्रियन हैज रिटन, डेनिस ब्रियन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस एज थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ एनदर. लगभग प्रत्येक क्षण की बात हम तक पहुंचती है
जब एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहा होता है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यू होल्ड्स ए पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंट पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके कारण साक्षात्कारता अद्वितीय शक्ति और प्रभाव रखता है। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये है पार्ट 2। 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा टाइम दो, तो देखते हैं, इसको समझते हैं कहाँ से क्या है। इसमें 2 लोगों का बातचीत हुआ है, समझे। इसमें 2 लोगों का बातचीत हुआ है, मुकंद का और अंबरटो इको। मुकंद और अंबरटो इको का बातचीत हुआ है। इसमें इन दोनों का बातचीत को दिखाया गया है। मुकंद क्या कहता है? मुकंद कह रहा है, द इंग्लिश नावेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉर्ड वंस रिमार्क, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन ओन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको डोज। मुकंद क्या कह रहा है? अंग्रेजी उपन्यास और शास्त्री डेविड लॉज ने एक बार टिप्पणी की, मैं नहीं समझ सकता कि एक व्यक्ति सारी चीज़ें कैसे कर सकता है जैसे कि वह इको करता है। अंबरटको इको क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग्स। शायद मैंने कई चीज़ों को करने का प्रयास छोड़ा है, किंतु अंत में मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा एक ही प्रकार की चीज़ काम करता आ रहा हूँ। मुकंद कह रहा, हु इज, कौन सी चीज़ है वह, कौन सा काम है वह। तो ये क्या कह रहा है? अंबरटो इको कह रहा है, आह नो डैट इज मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अब यह वर्णन करने में बहुत कठिन है। आई हैव सम philosophical interested and I pursue them through my academic work and my novel। मेरी कुछ दार्शनिक रुचियाँ हैं और उन्हें मैं अपने शैक्षिक कार्यों और उपन्यासों के द्वारा पूरी करता हूँ। एवरी माई बुक फॉर चिल्ड्रेन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यू सी। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए मेरी पुस्तकें अहिंसा और शांति के बारे में। यू सी आप देखते हो द सम बंच ऑफ इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्टेड। आप देखते हो वही नैतिक और दार्शनिक रुचियों का समूह है। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और फिर मेरे पास एक रहस्य है। डू यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स?
क्या आप जानते हैं कि क्या होगा यदि आप विश्व के रिक्त स्थानों से छुटकारा पा लेंगे? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स। सभी अणुओं में रिक्त स्थानों से मुक्ति पा लोगे। द यूनिवर्स विल बिकेम एज बिग एज माई फिस्ट। विश्व मेरी मुट्ठी जितना बड़ा ही रह जाएगा। समझे? वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ्स। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेक रिक्त स्थान हैं। आई कॉल दैम इंटरेस्टिज। मैं उन्हें अंतराल कहता हूँ। वह खुजली होने लगी यार। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। सोचो आप मेरे निवास पर आ रहे हो। यू आर इन ए एलिवेटर। यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप। आप एक एलिवेटर पर हो और जब आप ऊपर की ओर आ रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टिस एन एम्प्टी स्पेस। यह एक अंतराल है, एक रिक्त स्थान। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस। मैं रिक्त स्थानों में कार्य करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर। आपका एलिवेटर पर प्रथम तल से तीसरे तल तक आने का इंतज़ार करते हुए। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। मैं एक लेख लिख चुका होता हूँ। हंसता है। मुकंद क्या कहता है? नॉट एवरीवन कैन डू डैट ऑफ कोर्स। बेशक और कोई इस प्रकार नहीं कर सकता है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग। आपका सच्चा लेखन। योर स्कॉलरी वर्क हैज़ ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। आपका विद्वतापूर्ण कार्य स्वयं में कुछ मनोरंजन और व्यक्तिगत गुण रखते हैं। इट इज ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। यह एक नियमित शैक्षणिक तरीके से विदाई सा लगता है। विच इज इनवरिएबली डिपर्सनलिज एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। जो कि समान रूप से अभिव्यक्तिगत और प्रायः रूखी और बोर कर देने वाली होती है। हैव यू consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? क्या आपने जानबूझकर अनौपचारिक विधि अपनाई है या ऐसी कुछ है जो प्राकृतिक रूप में ही आप में आ गई? अंबर टको इको क्या कह रहे हैं? When I presented my first doctoral
डिसर्टेशन इन इटली। जब मैंने इटली में अपना प्रथम शोध पत्र प्रस्तुत किया, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट। तो एक प्रोफेसर ने कहा, शोधकर्ता बहुत से निश्चित विषय चुनते हैं। देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions। और तब वे बहुत सी असत्य परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, तब वे उन्हें ठीक करते हैं। यू ऑन द कंट्रेटरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। और अंत में उनके निष्कर्ष निकालते हैं। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स। इसके विपरीत आपने अपने शोध की कहानी लिखी है। एट द सेम टाइम he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it। यहाँ तक कि अपने प्रयासों और त्रुटियों को भी सम्मिलित किया है। उसी दौरान उनसे जाना कि मैं ठीक था और मेरे शोध पत्र को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया, जिसका अर्थ था कि उसने इसकी सराहना की थी। At that point, at the age of 22, I understood scholarly book should be written the way I had done, by telling the story of the research। उस समय 22 वर्ष की आयु में मैंने समझ लिया कि विद्वतापूर्ण पुस्तकों को उसी तरीके से लिखा जाना चाहिए जैसे मैंने लिखा था। This is why my essays always have a narrative aspect। शोध के बारे में एक कहानी बताकर यही कारण है कि and this is why probably I started writing narrative novels so late, at the age of 50 more or less। कारण है कि मेरे निबंध में हमेशा वर्णनात्मक पहलू होता है, और यही कारण है कि मैंने अपने उपन्यास लिखने इतनी देर से आरंभ किए, लगभग 50 वर्ष की आयु में। आई रिमेंबर, मुझे याद है, डैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बर्थेस वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड डैट ही वाज एन इजिएस्ट एंड नॉट ए नॉवलिस्ट। मुझे याद है कि मेरा प्रिय मित्र रोलांड बार्थस हमेशा दुखी रहता था कि वह एक निबंधकार था, कोई उपन्यासकार नहीं। वह एक ना एक दिन कुछ रचनात्मक लेखक करना चाहता था। वह वांटेड मैंने चाहता था, टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, बट ही डाइड बिफोर। वह एक ना एक दिन कुछ रचनात्मक लेखक करना चाहता था, किंतु ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, किंतु ऐसा करने से पहले ही वह मर गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैंने इस प्रकार की निराशा को कभी महसूस नहीं किया। आई स्टार्टेड
राइटिंग नोवेल बाय एक्सीडेंट। मैंने दुर्घटनावश ही उपन्यास लिखना आरंभ किया। आई हैड नथिंग टू डू। आई हैड नथिंग टू डू। वन। मैं एक दिन मेरे पास करने को कुछ न था। अरे मालिक। वन मिनट स्टूडेंट। डे एंड सो आई स्टार्टेड। और मैंने लेखन शुरू कर दिया। नावेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। उपन्यास संभवतः मेरी रुचि और वर्णन को संतुष्ट करते थे। मुकंद। अब मुकंद क्या कह रहा है? मुकंद कह रहा है, टॉकिंग अबाउट नॉवेल फ्रॉम बीइंग ए फेमस academy, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. Name of the Rose. प्रसिद्ध मुकंद। प्रसिद्ध शास्त्रियों से उपन्यासों के बारे में बात करते हुए आप द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के पश्चात प्रत्यक्ष रूप में प्रसिद्ध हो गए। यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मेनी मोर scholarly work of non-fiction, at least more than 20 of them. आपने 5 उपन्यास लिखे, सच्चे शैक्षणिक कार्यों के अलावा, जो 20 से अधिक हैं। अम्बर्टो इको क्या कह रहा है? ओवर 40 से ऊपर। 40 से ऊपर। ठीक। मुकंद फिर क्या कह रहा है? मुकंद कह रहा है, over 40 among them a seminal piece of work on sometimes। 40 से ऊपर, उनमें से रोग निदान पर कुछ आधारभूत कार्य भी हैं। But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist. Does क्या लिखा है? मिट गया है। बोथर यू उसका मतलब। किंतु लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछो और वे कहेंगे, ओह, वह तो उपन्यासकार है। क्या यह आपको तंग नहीं करता? अम्बर्टो क्या कह रहा है? अम्बर्टो कह रहा है, yes, because I consider myself a university professor who writes novels or on Sundays। हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की तरह मानता हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। इट इज नॉट ए जोक। यह एक मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन अकाडमिक कन्फेंसेस एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। मैं शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेता हूँ, न कि
मित्रों व लेखकों की संगोष्ठियों में। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ द एकेडमिक कम्युनिटी। मैं अपने आप को शैक्षणिक समुदाय के साथ अभिन्न मानता हूँ। बट ओके, किंतु ठीक है। इफ दे मोस्ट पीपल हैव रेड वल्ली द नावेल, यदि नावेल लोफ्स एंड श्रक्स, यदि उन्होंने अधिकांश व्यक्ति के केवल उपन्यास ही पढ़े, हंसता और हिलता है। आई नो, मैं जानता हूँ डैड की बाई राइटिंग नावेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस। मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखने से मैं ज़्यादा पाठकों तक पहुँचता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विथ स्टफ ऑन सेमेस्टीज। मैं रोग निदान की सामग्री पर 10 लाख पाठकों की आशा नहीं कर सकता हूँ। मुकंद क्या कर रहा है? मुकंद कर रहा है विच ब्रिंग मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। यह बात मुझे अगले प्रश्न पर ले आई है। द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नावल। द नेम ऑफ द रोज एक बड़ा गंभीर उपन्यास है। इट इज ए डिटेक्टिव अर्न एट वन लेवल, बट इट आल्सो delves into मेटाफिजिक्स। यह एक स्तर पर एक जासूसी मसाला है, किंतु यह अध्यात्मक, टेक्नोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, यह अध्यात्मवाद, समाजशास्त्र, मध्ययुगीन इतिहास की ओर भी इंगित करता है। इट एंजॉय ए हग मास ऑडियंस। फिर भी इसके पाठक बहुत संख्या में हुए। वेयर यू पुजल्ड एट ऑल बाय दिस। क्या आपको इन सब से आश्चर्य नहीं हुआ? अबर टको क्या कह रहा है? नो, नहीं। जर्नलिस्ट आर पुजल्ड। पत्रकार को जरूर कुछ विस्मय हुआ है। पत्रकारों को जरूर कुछ विस्मय हुआ था। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी प्रकाशकों को। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। और यह सब इसलिए था क्योंकि पत्रकार और प्रकाशक विश्वास करते हैं कि लोग रद्दी चीज़ों को पसंद करते हैं और इस प्रकार के कठिन पाठक अनुभव को पसंद नहीं करते। कंसिडर देयर आर 6 million पीपल ऑन दिस प्लानिट। मान लो इस ग्रह पर 6 करोड़ लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल बिटवीन 10 and 50 million कॉपीज। द नेम ऑफ द रोज की 1 से 1.5 करोड़ प्रति बिकी। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल। और इस प्रकार मैं पाठकों के एक छोटे प्रतिशत तक ही पहुंच पाया। परसेंटेज ऑफ रीच्ड, छोटे पास को पहुंच पाया। बट इट इज एक्चुअली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। किंतु ये वास्तव में उस प्रकार के पाठक हैं जो
सरल अनुभवों को नहीं चाहते। ऑन एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कम से कम हमेशा तो ऐसा नहीं चाहते हैं। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, मैं स्वयं रात के 9 बजे खाना खाने के पश्चात। वॉच टेलीविजन एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस वाइक और इमरजेंसी रूम, आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। खाना खाने के पश्चात दूरदर्शन देखता हूँ अथवा मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ। मैं इसका पसंद आनंद लेता हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है, किंतु सारे दिन नहीं। मुकुंद क्या कह रहा है? मुकुंद कह रहा है, कुड द हग सक्सेस ऑफ द नॉवेल हैव anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that, क्या इस उपन्यास की भारी सफलता में कहीं यह तथ्य तो नहीं था कि यह मध्य युगीय इतिहास को अम्बरटको को क्या कर रहा है? डैट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, किंतु मुझे आपको एक दूसरी कहानी सुनाने दो। बिकॉज, क्योंकि मैं प्रायः आई ऑफन टेल स्टोरी लाइक ए चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं प्रायः एक चीनी बुद्धिमानी व्यक्तियों की तरह कहानियाँ सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक, मेरी अमेरिकी प्रकाशन ने कहा कि जबकि वह मेरी पुस्तक को पसंद करती है, किंतु शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin। वह इसकी 3,000 से ज़्यादा कापियाँ बिकने की आशा नहीं करती। एक ऐसा देश है जिसमें किसी ने कभी गिरजाघर नहीं देखा हो और कभी लैटिन भाषा न पढ़ी हो। सो इसलिए आई वाज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज, इसलिए मुझे केवल 3,000 प्रतियों का ही अग्रिम दिया गया। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द यूएस, किंतु अंत में इसकी संयुक्त राज्य में 20 से 30 लाख प्रतियां बिक गई। A lot of books have been written about the medieval past far before time mine, मुझसे पहले भी मध्य युगीन काल पर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। हाँ, एक मिनट। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री, एक मिनट बस, ख़त्म होने वाला है। मैं सोचता हूँ कि इस पुस्तक की सफलता एक रहस्य है। Nobody can predict it, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years earlier ऑफ 10 years later, मैं सोचता हूँ कि मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष उपरांत लिखी होती। इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो शायद यह समान नहीं रहता, अर्थात इतनी सफल न होती।
वाई इट वर्कड एट दैट टाइम्स इज मिस्ट्री। यह उस समय पर ही सफल क्यों हुई, यह एक रहस्य है। खत्म।